आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। काफ़ी दिन के बाद आपके सामने हम आए हैं। आज हम मैथमेटिक्स 10th की जो है चैप्टर 7 को लेकर आए हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथ्स की। तो इसके अंदर हम इसके पहले कंसेप्ट यानी बेसिक फंडामेंटल पर जाएंगे। क्या है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। इसकी कई प्रॉब्लम हमारी आती है बोर्ड्स में, तो सभी थ्योरी को पहले गहराई में जाकर जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें बेसिक इसकी क्लियर हो गई है, थ्योरी इसकी क्लियर है, फंडामेंटल्स कंसेप्ट क्लियर है, तब हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन की गहराई में जाकर हम आसानी से उसको ईजी वे में उसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति है क्या चीज़। ये मैथ की वो शाखा है, वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत किसी भी पॉइंट की यानी लोकेशन या रिफरेंस संदर्भ ज्ञात किया जाता है। यानी कोई चीज़ कहाँ पर है उसका अगर हमें लोकेशन देनी है, उसको बताना है कि वो कहाँ है, तो उसको हम बताएंगे इसको ज्योमेट्री के अंदर, निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर। उसी जो भी वो जगह है या बिंदु है, उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, निर्देशांक को देखेंगे और उसका रिफरेंस दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक किसी भी प्लेन को हम दो लाइंस के द्वारा डिवाइड कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, और उसको हम देखकर उस पॉइंट की यानी दोनों लाइन से यानी दोनों जो एक्सिस है उनसे हम उसका रेफरेंस निकाल लेते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहले कोई प्लेन है मेरे पास, ये बोर्ड है वाइट बोर्ड, इसको मैं दो लाइन खींचता हूँ। एक लाइन में क्षैतिज रेखा बोलता हूँ, इसको खींच लेता हूँ, और यहाँ पे दूसरी जो लाइन है इसका नाम, पहले जो क्षैतिज रेखा है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और एक्स डैक्स, इस पर 2 पॉइंट ले लेता हूँ जी यहाँ पे। तो ये इसका नाम जो है एक्स डैक्स है। इसके बाद एक इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम बोलते हैं जी वर्टिकल लाइन, और इसका नाम होता है जी वाई और वाई डैक्स। पहले ये थ्योरी जाननी बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने 8th और 9th में भी इसके बारे में स्टडी किया है, लेकिन उसको एक बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि वो चीज़ें सब याद आ जाए जो भी हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी प्लेन, उसको डिवाइड किया मैंने दो लाइन के द्वारा, एक एक्स डैक्स है और दूसरी है वाई डैक्स। तो यहाँ पे जहाँ ये दोनों रेखाएं यानी क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसका नाम होता है ओ मीन्स ओरिजिन यानी मूल बिंदु होता है जी। यानी यहीं से रिफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसे, यहाँ से ही चलेगी सारी कहानी इसकी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं जी कि यहाँ पे जब दो लाइन मैंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा काटी है, तो ये प्लेन में 4 क्वाड्रेंट बन गए, 4 चतुर्थांश बने। इसको फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड है, और ये मेरा थर्ड है, और यहाँ पे इसको बोलता हूँ मैं फोर्थ है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति की थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। ये गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी बिंदु यानी पॉइंट की स्थिति यानी स्थिति का पता लगाया जाता है।
अर्थात स्टडी ऑफ पॉइंट्स लोकेशन। स्टडी अर्थात स्टडी ऑफ पॉइंट्स लोकेशन इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं अब एक पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट यहाँ पे इसको सपोज कर लेता हूँ कि ए पॉइंट है मेरे पास, ही बिंदु ए। अब सबसे पहले ज्योमेट्री में हम अगर जाते हैं तो ज्योमेट्री में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो पॉइंट ही आता है। बिंदु यानी पेंसिल द्वारा बनाया गया कोई चिन्ह, ए मार्क इज मेड बाय ए पेंसिल इज कॉल्ड पॉइंट। जो भी पेंसिल के द्वारा, सपोज कीजिए मैंने इसको मार्कर के द्वारा इस पे जो है ये पॉइंट मार दिया है, तो इसी को हम पॉइंट कहते हैं। मार्क निशान, और मार्कर निशान लगाने वाला, इसी को हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट में न तो कोई लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, न थिकनेस होती है, अर्थात कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, केवल एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पे बिंदु की डेफिनेशन मैंने दी। बिंदु के बाद डेफिनेशन अगर दूसरी डेफिनेशन देख लेता हूँ तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि लाइन सेगमेंट। यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाते हैं जी, तो यहाँ पे 2 पॉइंट को मिलाया जाता है। सबसे पहले हम बिंदु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे पॉइंट है जी हमारे पास। पॉइंट यानी पेंसिल द्वारा बनाया गया चिन्ह या मार्क या स्पॉट बिंदु कहलाता है। बिंदु की कोई भी बिंदु की विमाएँ नहीं होती है, डायमेंशन कुछ नहीं होती है, ना लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, नहीं थिकनेस होती है। एक पॉइंट होता है। जैसे ये पॉइंट ए, ये है बिंदु ए। अब दूसरी चीज़ जान लेते हैं। पहले नंबर पे एक पॉइंट को जाना, दूसरे नंबर पे हम जान लेते हैं जी रेखाखंड। रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं जी लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ज्योमेट्री के पॉइंट है, मेन पॉइंट है, इसको क्लियर करना जरूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा जी, इट इज़ ए पॉइंट ए अनदर पॉइंट बी एंड ज्वाइन ए टू बी, तो देन ए बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी लिया हमने और दोनों को आपस में मिलाया, जो लेंथ है इसी को रेखाखंड कहते हैं जी। और इसको ए बी लिखकर यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देते हैं। एक रेखाखंड में दो सिरे होते हैं, दो एंड होते हैं। एक रेखाखंड में दो सिरे होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पर हम यहाँ पे किरण यहाँ पे रे है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रे। वह रेखाखंड जिसे एक और अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, वह रेखा खंड जिसे एक और
अनंत लंबाई तक बढ़ाया, एक्सटेंडेड, बढ़ाया जा सकता है किरण कहलाती है। एक किरण में एक सिरा होता है, एक एंड होता है। यहाँ पे आ जाते हैं बेसिक से, ये दिस इज ए पॉइंट ए, अनदर पॉइंट बी, ज्वाइन ए टू बी, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। नो ए बी इज एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड रे। यदि ए बी रेखाखंड, इसको एक और बढ़ाया मैंने अनंत लंबाई तक, एरो का मतलब है अनंत लंबाई तक, तब ये किरण है। और इसको डिनोट करते हैं बी लिखकर, इसके ऊपर एरो बना देते हैं और इसको रे कहते हैं, किरण। इसमें केवल एक ही सिरा होता है, ये वाला। बी वाले तरफ कोई सिरा नहीं, एरो का निशान है, तीर का निशान है, इसका मतलब है कहीं भी जा सकता है, अनंत लंबाई तक है, इनफाइनाइट लेंथ है। इसके बाद हम देखेंगे रेखा। ये आपको जो बताया जा रहा है थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री, इसके अंदर चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का रोल पूरा है, ज्योमेट्री को देखना पड़ता है, ज्योमेट्री का क्या क्या पॉइंट है उसको क्लियर करना होता है। तो नंबर 4 पर आ जाते हैं रेखा, लाइन। इसमें देखिए क्या डिफाइन होता है, वह रेखाखंड जिसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। वह रेखाखंड जिसे दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करें, दिस लाइन सेगमेंट विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड ए लाइन। एक रेखा में कोई सिरा नहीं होता है, कोई एंड नहीं होता है। फिर वहीं पे चलेंगे स्टार्ट से। दिस इज ए पॉइंट ए, अनदर पॉइंट बी, नो ज्वाइन ए टू बी, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। नो एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन, one direction into and another direction, then it is called a line, रेखा। और लाइन इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ ए बी एरो, दोनों तरफ एरो बना देते हैं। तो इसमें कोई एंड नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम जान चुके हैं कि एक प्लेन, उसके बाद फिर उसको पॉइंट में देखा हमने, और फिर हमने इसको लाइन सेगमेंट को देखा, फिर रे को देखा और फिर लाइन को देखा। अब यहाँ से अब इसकी थ्योरी पर जाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ए लिया है। अब पॉइंट ए का रेफरेंस देना है, लोकेशन बतानी है कि कहाँ है। जैसे सपोज करो आपको बताना है कोई सिटी कहाँ है, सहारनपुर किधर है, तो आप बताएंगे कि नॉर्थ में इतनी, और जो है वेस्ट और साउथ डायरेक्शन से, यानी रेफरेंस दे के ही बताएंगे आप। तो यहाँ पे हम ए का जो है देख लेते हैं जी। यहाँ पे जो रेफरेंस एक्सिस हैं वो एक्स एक्स डेक्स है और वाई वाई डेक्स है। पहले इनको जान लेते हैं जी। एक्स डेक्स का नाम क्या है, एक्स एक्स। इसको हम अक्षैतिज रेखा
या इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, पड़ी हुई लाइन। दूसरी जो है वाई डैक्स, इसको बोलते हैं जी हम वाई एक्स, और ऊर्ध्वाधर दर रेखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्टिकली लाइन। तो यहाँ पे जान लिया हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं वो क्या है जी, प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों रेखाओं का, दोनों एक्सिस का, वाई डैक्स और एक्स डैक्स का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इसको हम कब बोलते हैं जी, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, ध्यान रखिएगा 0 0, दो निर्देशांक होते हैं, एक्स वाला और ये दूसरा वाई वाला। अब यहाँ पे एक्स के ऊपर चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्स के ऊपर चलेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई निर्देशांक होगा। यहाँ पे देख लेते हैं बिंदु को कि ये वाई एक्स से कितनी दूर है। वाई एक्सिस की जो दूरी है यहाँ से निकालेंगे हम इसको। ये जो वाई एक्स से दूरी है वो हमारा एक्स निर्देशांक कहलाएगा। अब इसकी जो बिंदु की है, ये तो हो गया हमारा एक्स निर्देशांक, इस डिस्टेंस को हम एक्स बोलेंगे और एक्स निर्देशांक बोलेंगे, और पहले लिखा जाएगा आपका एक्स निर्देशांक। इसके बाद इस बिंदु ए की जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्स से देख लेते हैं जी, पहले एक्स वाई एक्स से देखा था, अब एक्स से देख लेते हैं जी। और इसको जो है इस जो दूरी होती है वाई एक्स से बिंदु की, उसको हम वाई निर्देशांक कहते हैं, और इसको वाई से डिनोट करते हैं जी, ये आ जाता है जी। तो ये हमने इसकी स्थिति को देखा है दोनों ही। चूँकि अगर हम वाई एक्स पर मूल बिंदु से दाईं ओर चल रहे हैं तो प्लस आएगा, दाईं ओर ही चले हैं यानी राइट साइड में चले, और वाई एक्स पर अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलेंगे तो भी प्लस ही आएगा, इसलिए वाई निर्देशांक प्लस ही आया है, दोनों के प्लस ही आया, एक्स का भी वाई का, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। अब ठीक आ जाते हैं, घूमकर हम इसमें सेकंड में आ जाते हैं जी। यहाँ से आ जाते हैं, इसको लेके ये रोटेट करता हुआ घूमता हुआ बिंदु यहाँ आ जाता है, इसको मान लीजिए बी कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे दोनों डिस्टेंस भी देख लेते हैं जी, डिस्टेंस तो सेम ही लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चूँकि मूल बिंदु एक्स पर चल रहे हैं, मूल बिंदु से बाएं ओर चले, तो ये डिस्टेंस माइनस आएगी आपकी यहाँ से, ये डिस्टेंस भी, तो ये इसका निर्देशांक माइनस एक्स होगा। और चूँकि वाई एक्स पर ऊपर ही चले हैं मूल बिंदु पर, ये वाई होगा यहाँ से। फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी एक्स निर्देशांक माइनस हो गया, वाई निर्देशांक जो है हमारा वो प्लस हो गया। अब नीचे आ जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तृतीय चतुर्थांश के अंदर। तो यहाँ पे घूमते हुए चले आ रहे हैं, अब सी आ जाता है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स तो मेरा जो एक्स पर चली डिस्टेंस है वो मूल बिंदु से बाईं ओर है, तो वो माइनस ही लिया जाएगा। और ये वाई एक्स पर भी अब इस बार नीचे को चले हैं मूल बिंदु से, तो ये भी माइनस ही आएगा। तो इस चीज़ को अगर हम चेक कर लें तो यहाँ पे सी के जो निर्देशांक है माइनस एक्स हो। अब हम चौथे क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थांश में आ जाते हैं, चौथे वाले में। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि पॉइंट जो है वो मूव करता जा रहा है, ए से बी में आया, बी से सी पाया, और सी से अब आता है इसमें फोर्थ में एंट्री हो जाती है इसकी। और यहाँ से देख लेते हैं कि डी कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक एक्स पे हम जो चल रहे हैं एक्स के ऊपर, तो वो तो दाईं ओर ही चल रहे हैं, तो ये तो प्लस ही आएगी, या डिस्टेंस ये निर्देशांक प्लस ही आएगा। और लेकिन नीचे को जो आए हैं तो ये वाई माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स निर्देशांक प्लस होगा और वाई निर्देशांक माइनस होगा, यानी चौथे चतुर्थांश के अंदर। तो हमने चारों चतुर्थांश चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में पॉइंट की स्थिति को देखा है। अब अगर मान लीजिए अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ जाता है जस्ट, तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है, ये मान लीजिए ई है, ई पॉइंट के निर्देशांक देखना चाहते हैं। तो ई जो है चूँकि एक्स के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, यहाँ पे एक्स निर्देशांक तो एक्स ही होगा, और लेकिन वाई निर्देशांक 0 होगा, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है बल्कि एक्सिस के ऊपर है। अब चूँकि ये मूल बिंदु से दाईं ओर है बिंदु, इसलिए एक्स का निर्देशांक जो है वो प्लस ही आएगा और वाई 0 रहेगा। और सपोज कीजिए ये पॉइंट इधर आ जाता है एफ, तो यहाँ पे
एक्स एक्स पर ही बिंदु है तो ये मूल बिंदु से बाई ओर है तो माइनस आएगा और वाई निर्देशांक 0 ही आएगा। सपोज के लीजिए एक बिंदु यहाँ पे हम वाई एक्स पर ले लेते हैं तो इसके निर्देशांक चेक करने जाते हैं वाई एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक 0 होगा और वाई निर्देशांक चूँकि मूल बिंदु ऊपर की ओर है मूल बिंदु से ये, तो इसलिए ये प्लस ही आएगा। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है नीचे, तो ये वाई एक्स के ऊपर ही है तो वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक तो 0 ही आना है, और लेकिन वाई निर्देशांक जो है मूल बिंदु से चूँकि दाएं नीचे की ओर है तो ये माइनस में आएगा। तो इस प्रकार से हमने एक्सिस के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखे। एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक पहले ही बता चुका हूँ कि एक्स निर्देशांक यानी बिंदु की वाई एक्स से जो दूरी है वो एक्स निर्देशांक है, और वाई निर्देशांक बिंदु की एक्स एक्स से जो दूरी है वो वाई निर्देशांक है। पहले एक्स लिखा जाएगा निर्देशांक, फिर वाई लिखा जाएगा। पहले को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वो एक्स भुज है और वाई कोटि है। अब आ जाते हैं जी हम यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो सूत्र देख लेते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सपोज कीजिए पॉइंट है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा भी पॉइंट है x2 और y2 इसके निर्देशांक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है याद रखना है ध्यान से, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इकाई में इसका आएगा मात्रक। अब आ जाते हैं दूसरे फार्मूले पर। अंत्यविभाजित सेक्शन फार्मूला बोलते हैं इसको। विभाजित बिंदु, इसको जरा चेक कर लेते हैं। अंत्यविभाजित बिंदु P के निर्देशांक का क्या सूत्र आता है। यहाँ सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पे A है और अनदर पॉइंट B है, और इसके निर्देशांक x1 y1 है और इसके x2 y2 है, और ये यहाँ पे कोई भी बिंदु है जो इसको इंटरसेक्ट सेक्शन का अंतर विभाजित करता है। इस P के निर्देशांक जो है आपके x, y है, और इसको m1 और m2 के में जो है बांटता है, अंतर विभाजित करता है। तो यहाँ पे x निर्देशांक अगर हमें लिखना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y का निर्देशांक लिखना चाहते हैं m1, देखिए m1 के साथ y2 आएगा, प्लस m2 की जगह m2 के साथ y1 आएगा, अपॉन नीचे ही दोनों का योग आएगा जो अनुपात है m1 प्लस m2। अब आ जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल नंबर 3 पर। एक त्रिभुज को हमें दिया हुआ है ABC, ए के निर्देशांक x1 y1, B के है x2 y2 और C के है x3 y3। यहाँ पे देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा सूत्र याद रखना है आपको, 1/2 बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट x1 y2, x1 से स्टार्ट होकर y2 पर जाएगा, x1 से स्टार्ट होगा y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। पहला ब्रैकेट बंद छोटे वाला, बीच में माइनस आएगा, फिर आएगा y1 से स्टार्ट होगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 और x1, छोटा बंद और फिर बड़ा भी बंद हो जाएगा ब्रैकेट यहाँ से। तो इस प्रकार से ये आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भी थोड़ी सी जान लेते हैं इसमें, मध्य बिंदु के निर्देशांक का भी जान लेते हैं क्या होता है जी। नंबर 4 मिड पॉइंट। यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है और मध्य बिंदु आपका सपोज करो एम है। x1 y1 और
दूसरे बिंदु बी के निर्देशांक x2 और y2 है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y है। मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट के निर्देशांक का सूत्र सीधा याद रखिएगा, लगेगा काफ़ी सवालों के अंदर ये। x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर है जी y1 प्लस y2। दोनों निर्देशांक जोड़ेंगे, उनको आधा कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। अब एक और देख लेते हैं जी, त्रिभुज के बारे में एक फॉर्मूला और है, यानी केंद्र के निर्देशांक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसके वर्टेक्स देख लेते हैं जी। एक त्रिभुज है, सपोज कीजिए मेरे पास ABC, ये x1 है और ये y1, B के है x2, y2 और C के है x3, y3। इसका जो केंद्र का आएगा यहाँ पे आएगा, कहीं माध्यिका खींचनी पड़ेगी, 3 माध्यिका होगी इसकी, और जहाँ भी माध्यिकाओं का कटान बिंदु होगा ये आपका G होगा निर्देशांक केंद्रक, यानी इसके जो निर्देशांक हम ले लेते हैं x और y ले लेते हैं। तो सबसे पहले x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे 3, और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। इसके बाद चतुर्भुज का अगर हमें देखना है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी इसमें 4 तक चले जाएंगे। सपोज कीजिए एक चतुर्भुज मेरे पास है किसी भी प्रकार का। पहले चतुर्भुज क्या है इसको जान लेते हैं। चतुर्भुज वे आकृति है जो चार रेखाखंडों से घिरी रहती है, और इसमें एक चतुर्भुज के अंदर 4 शीर्ष होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। सपोज कीजिए ये एक चतुर्भुज है ABC और D, और इसके 2 विकर्ण यहाँ पे आपके आ जाते हैं AC और BD। तो 4 शीर्ष हैं जी, मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 x4 y4। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल में 4 तक चले जाएंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो यहाँ से आ जाता है जी, त्रिभुज वाला ही लगेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 तक चला जाएगा, प्लस x4 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1, यहाँ तक पहुँच जाएगा। इसी प्रकार से आप पंचभुज में 5 तक चले जाएंगे। इसके बाद चतुर्भुज के प्रकार देख लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो है इसमें वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग चतुर्भुज है जी, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं सारी की सारी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजा समान होती है, इसके विकर्ण भी समान होते हैं। तो इसको कंफर्म किया जा सकता है इस प्रकार से ABCD ये वर्ग है। तो वर्ग में सीधा याद रखना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और विकर्ण भी इसके बराबर होंगे, ध्यान रखिएगा, तब ये सिद्ध हो जाएगा कि वर्ग है। AC बराबर विकर्ण BD। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको समचतुर्भुज जान लेते हैं जी। रंबस यानी समचतुर्भुज जो है ये इस तरह की आकृति है, इसकी सारी भुजाएं तो समान होगी लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे जो है AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि विकर्ण इसके बराबर नहीं होंगे। वर्ग में और समचतुर्भुज में यही अंतर है, AC इज नॉट इक्वल विकर्ण BD। इसके बाद आ जाते हैं जी आयत के पास।
आयत में क्या है जी वो देख लेते हैं। 30 नंबर का जो चतुर्भुज है वो आयत है। आयत चतुर्भुज, आयत यानी इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, फ्रंट साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, और साथ ही साथ में इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं जी। तो यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर डी सी सामने की भुजा इसकी, और ए डी बराबर आएगा जी बी सी। विकर्ण इसके बराबर होंगे तब ये सिद्ध हो जाएगा कि ये चतुर्भुज आपका आयत है। विकर्ण ए सी इजकल टू विकर्ण बी डी। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं जी, वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, पैरेललोग्राम। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसका अंतर कोण 90 डिग्री नहीं होगा, जबकि आयत का अंतर कोण जो 90 डिग्री का होता है। अंतर यही है, ए बी सी डी। विकर्ण भी देख लेते हैं खींच के इसके। तो यहाँ पे ए बी बराबर अपोजिट साइड जो है डी सी के बराबर होगी, और सामने की जो ए डी के है वो बी सी के बराबर होगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है, विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होंगे। ए सी इज़ नॉट इक्वल बी डी। लास्ट में आ जाता है जी आपका यानी कि समलम चतुर्भुज। ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक भुजाओं का जो जोड़ा है, यानी पेयर ऑफ ए पैरेलल साइड होगी। एक साइड जो है कोई भी आमने भुजाओं का युग्म जो है बड़ा समांतर होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए बी जो है वो पैरेलल कोई सा भी हो सकता है, ये बी समांतर सी डी की है। इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है और इसके बारे में किस तरीके से कंफर्म करेंगे। त्रिभुज, ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है जी। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन माध्यिकाएँ होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं, तीन ही कोण होते हैं। इसको अगर देखा जाए यहाँ से त्रिभुज को, तो ये है जी ए बी सी, तीन माध्यिकाएँ होगी जी। डी एक ही हो गया जी, बी और तीसरी होगी सी एफ। तीन माध्यिकाएँ होती हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जो भुजाएँ हैं वो देख लेते हैं जी आपकी, ए बी बी सी और ए बी बी सी और सी ए। माध्यिकाएँ तीन है। माध्यिका वो रेखाखंड होता है जो किसी भी सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी ए डी और बी और साथ में सी एफ। और अगर इसको देखा जाए तो यहाँ बी डी जो है वो डी सी बराबर बी सी बटे 2 इसी प्रकार से आएगा। मध्य बिंदु होता है बी सी का ये। इसी प्रकार से आपका ए एफ बराबर बी एफ और बराबर ए बी बटे 2, ये भी सीधा याद आएगा। एक मिनट थोड़ा, तो यहाँ पे इसके बाद देख लेते हैं जी, ए ई बराबर जो है वो सी ई के होगा और बराबर ए सी बटे 2। अब पहला जो त्रिभुज है हमारा वो है यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं इसको। स्केलेन ट्रायंगल है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ध्यान रखिएगा आप, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो विषमबाहु त्रिभुज। यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी इज़ नॉट को इक्वल सी ए। एक दूसरा त्रिभुज है जी हमारे पास समबाहु त्रिभुज। वो ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पे तीनों साइड इसकी बराबर होंगे। प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होगा। ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए।
और एक लास्ट में आ जाते हैं जी तीसरा नंबर का जो है समद्वि बाहु। समद्वि बाहु त्रिभुज होता है, इसको आइसोसेलेस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जी। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाएगा। इससे कन्फर्म हो जाएगा, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल सी ए। तो ये त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया है।